ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 83। उसके अकब में गोगा हाशू था। दोनों के रंग उड़े हुए थे। जल्दी सुल्ताना की निगाह मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में इल्तिजा का रंग उभरा। वो जैसे बेज़बान खामोशी मुझसे इल्तिजा कर रही थी कि मैं इसके हवाले से अपना बयान बदल लूँ। सुल्ताना के साथ ही 3 अफराद मजीद अंदर दाखिल हुए थे। जैसा कि बाद में मालूम हुआ ये हुक्म जी के लोग थे और जरगाह से सुल्ताना का पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे थे। इनमें से एक शख्स की ठोड़ी गैर मामूली तौर पर चौड़ी थी और वो काफ़ी गुस्से में भी नज़र आता था। जब उसकी नज़र मुझसे मिली तो उसने मुझे घूरा और बड़बड़ाने वाले अंदाज में कुछ कहा। बाकी दोनों अफराद के तासरात भी ऐसे ही थे, लेकिन मेरे हाफजे में इन तीनों की कोई शनाख्त मौजूद ना थी। अहलकार मेरी तरफ बढ़े। उन्होंने मुझे भी छोटे सरकार के ऐन सामने चबूतरे के पास खड़ा कर दिया। मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो मौका पर मौजूद लोगों ने ज़बरदस्त दिलचस्पी का मुजाहरा किया। छोटे सरकार की गहरी सी आंखों में बला की चमक थी। उसने बड़े गौर से मेरी तरफ और फिर सुल्ताना की तरफ देखा। अपने सामने तपाई पर रखे हुए कागजात का मुताला किया। यकीनन कागजात हमारे इस मुकदमे के हवाले से ही थे। कुछ देर बाद उसने कागजात से सर उठाया और चौड़ी ठोड़ी वाले की तरफ देखकर पूछा, मोहन कुमार, तुम इस मामले के बारे में क्या कहना चाहते हो? मोहन कुमार ने कहा, छोटे सरकार, मैं कोई लंबी चौड़ी बात करना नहीं चाहता। ये बिल्कुल साफ और सीधा मामला है। सुल्ताना नाम की ये लड़की अपराधन है। उसने आपके बड़े भाई हुक्म जी की पत्नी और आपकी बावज रत्ना देवी को घायल किया है। उसने इनसे सख्त बदतमीजी की, फिर झगड़ा किया और आग जलाकर इनका जबड़ा तोड़ दिया। अब वो कुछ बोल सकत है न खा पी सकत है। शायद इनको जान से ही मार डालती, मगर रत्ना देवी की सखियों ने उसे रोक लिया। इस वाक़े के फौरन बाद ये गायब हो गई। 2 दिन तक पता नहीं कहाँ और किसके पास रही। फिर अपने इस झूठे पति को लेकर यहाँ नालपानी में आ गई। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है छोटे सरकार, वहाँ जरगाह में हर कोई जानत है कि सुल्ताना का चाल चलन ठीक ना है। यह मरोज को अपना पति कहती है, लेकिन सब जानते हैं कि मरोज एक मकबूतल हवास बंदा है। सुल्ताना के लिए बस ये नाम का पति है। उसने ईराने पाले हुए हैं। उसके बच्चे का पता नहीं, न जाने कौन। और अगर छोटे सरकार मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं जी। सुल्ताना देरी से बात काट कर बोली। उसकी सुर्ख आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जॉर्ज गोरा साहब मुझ पर गंदी नज़र डालता है। इसकी नीयत मेरे बारे में ठीक नहीं, शुरू से ठीक नहीं। और हुक्म जी साहब गोरा साहब की हर बात मानता है। पंडित महाराज भी इनके साथ मिला हुआ है। इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी हराम की हुई है। मैं सच कहती हूँ जी कि मैं कल गोरा साहब की बात मान लूँ तो कल जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर हर इल्जाम ख़त्म हो जाएगा, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। छोटे सरकार ने सुल्ताना की आहब का कुछ ज़्यादा असर नहीं किया। वो ध्यान से अपने सामने फैले हुए कागजात को देखता रहा। फिर उसने चौड़े जबड़े वाले मोहन कुमार नामी शख्स से मुखातब होकर कहा, मोहन कुमार, हम जानते हैं कि 15-16 वर्ष पहले इस लड़की की माता ने बड़ी दिलेरी दिखाते हुए जंगल में बड़े भाई जी की जीवन रक्षा की थी। इस तरह से इस पर परिवार का हमारे ऊपर एक एहसान भी है। हमें बहुत निराशा हो रही है कि इसी परिवार की एक लड़की के ऊपर इतने कठोर इल्ज़ामात लग रहे हैं। मोहन कुमार बोला, छोटे सरकार, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन
छोरी अपनी माता पर नहीं गई, इसके बिल्कुल उल्ट गई है। इसको बहुत बर्दाश्त किया गया, पर अब पानी सर से गुजर गया है। ये स्टेट की बागी बन चुकी है, खुद कानून तोड़त है और चाहत है कि दूसरे भी ऐसा करें। इसको जो ढील दी जाती रही, इसका इसने निजायज फायदा उठाया। यहाँ तक कि हुक्म जी की पत्नी रत्ना देवी से भी विरोध करने लगी, बल्कि इनसे युद्ध छेड़ दिया। छोटे सरकार अचानक मेरी तरफ घूमे और बारूब आवाज में बोले, तुम्हारे बारे में कहा जावत है कि तुम सुल्ताना के पति हो, क्या तुम ये बात मानत हो? मेरा सर चकरा गया। एक बार फिर आंखों के सामने लाल पीली चिंगारियां उड़ने लगी। मैं सीढ़ियों पर से उड़ता हुआ स्याही मान फर्श की तरफ जा रहा था। उससे आगे कुछ याद नहीं था। चांद लबों में मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। मैंने महसूस किया कि इस अदालत में मौजूद हर फर्द मेरी तरफ देख रहा है। इनमें सुल्ताना और गनी साहब भी शामिल थे। गनी साहब की आंखों में भी वही डरी डरी इल्तिजा थी जो कुछ देर पहले सुल्ताना की आंखों में नजर आई थी। वो भी चाहते थे कि मैं सुल्ताना को अपनी बीवी और उसके बच्चे को अपना बच्चा मान लूं। मेरा गला खुश्क हो गया और जुबान को ताला सा लग गया। मैंने बेबसी से छोटे सरकार के बाहरूप चेहरे की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू चमक गए। न जाने क्यों इन लम्हों में मुझे फिर इमरान याद आया। काश वो इस वक्त यहाँ मौजूद होता, वो मेरी तरफ से बोलता। इसके पास तो हर सवाल का बेमिसाल जवाब रहता था, उसके पास तो हर दलील का तोड़ होता था। वो सच बोलकर तो कायल करता ही था, झूठ बोलकर भी लाजवाब कर देता था। मोहन कुमार ने बुलंद आवाज में कहा, ये कुछ ना ही बोलेगा छोटे सरकार, ये कुछ बोलने के काबिल होता तो सुल्ताना इसको पति ही क्यों बनाती। कुछ लोग शर्माए और सरगोशियां उभरी। छोटे सरकार ने कागज पर नजरें जमाते हुए पूछा, ये मैडम सफूरा कौन है जिसे बाद अज़ां यहाँ स्टेट में कुर्ती का नाम दिया गया? जनाब, इसका जवाब मेरे ये साथी गुरु राकेश और हाफिज खुदा बख्श साहब ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। मोहन ने अपने दोनों साथियों की तरफ इशारा किया। ज़रूर लिबास वाले गुरु राकेश ने खनकार कर गला साफ किया और मुअद्दब अंदाज में बोला, छोटे सरकार, ये सपूरा नाम की नारी भी इस अपराध में मुलव्वस थी जिसमें ये महरूज था। इसके अलावा इनका एक तीसरा साथी इब्रार अहमद भी था। मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा बहुत तो जानत है ही होंगे, ये महात्मा बुद्ध की मुकद्दस मूर्ति की चोरी का मामला था। कुछ लोगों ने बड़ी बेदर्दी से मूर्ति को पुराने पगोडा के तहखाने से उखाड़ा और यहाँ से निकालकर झांसी पहुँचाया। झांसी ये मूर्ति इलाहाबाद पहुंची, फिर वहाँ से हैरतअंगेज के तौर पर पाकिस्तान पहुंचा दी गई। इस मूर्ति को वापस लाने के लिए हमारे लोगों को जो कुछ करना पड़ा वो एक लंबी किस्सा है। इसमें हमारे कई लोगों का जीवन गया, विरोधियों में से भी कई मारे गए। बड़े गुरु के हुक्म के मुताबिक कुछ अपराधियों को बंदी बनाकर यहाँ स्टेट में लाया जाना जरूरी था। सो हमारे लोगों ने सरतोड़ कोशिश की और 5-6 को ले आए। ये सफूरा, इब्रार अहमद और बरोज भी इनके में शामिल हैं। मगर इस लड़की सुल्ताना और तुम्हारे इस अपराधी मरोज का मिलाप कैसे हुआ? छोटे सरकार ने उसकी तरफ देखकर पूछा। जनाब, दस्तूर के मुताबिक मरोज को भी दूसरे कैदियों की तरह बड़े पगोडा में कैद की सजा काटनी थी। ये वहाँ सजा काट रहा था। इस लड़की सुल्ताना के चौबारे से पगोडा का सिर नजर आवत था। ये वहाँ से मरोज को पगोडा का काम काज करते देखती रहती। फिर एक रोज पगोडा के एक हिस्से में आग लग गई थी। ये मरोज और 2-3 बंदे इस आग में फंस गए। सुल्ताना ने मरोज को आग से निकाला था और बाद में इसकी मरहम पट्टी भी करती रही थी। फिर एक दिन बिल्कुल अचानक जरगा के लोगों को पता चला कि मुख्तियार की बेटी सुल्ताना ने पगोडा के चाकर महरोज से ब्याह कर लिया है और खुद को इसकी पत्नी कह रही है। मैंने सरकार को बताया है ना कि इस छोकरी ने हमेशा वो काम किया है जिसकी वजह से खलबली मची है और लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा ली। दरअसल ये अपनी हैसियत का फायदा उठाती रही है जो स्वर्गवासी राय प्रताप बहादुर जी ने उसे और इसके खानदान को दी थी। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, इसको भी नहीं आई है। छोटे सरकार, इस मौका पर सुल्ताना ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा।
کرنے کا حکم دیا۔ وہ موہن کمار اور گرو راکیش سے ایک ساتھ مخاطب ہو کر بولا، لیکن ہماری بدھی میں یہ بات نہیں آئی کہ پگوڈا کے اپرادھی کی شادی کو بڑے بھائی صاحب اور دوسرے لوگوں نے مان کیسے لیا؟ موہن کمار بولا، چھوٹے سرکار، بھگوان ہزاروں ورش آپ کی رکشا کرے۔ گرو راکیش نے آپ کو بتایا ہے نا جی، اس چھوکری نے ہمیشہ اس حیثیت کا فائدہ اٹھایا ہے جو آپ کے پرکھوں نے اس پر واری تھی۔ اس بیاہ کے موقع پر بھی اس چھوری نے ایسا ہی کیا۔ یہ جانت تھی کہ اس کے پاس ایک ترک کا پتہ موجود ہے۔ اس نے وہ پتہ پھینکا اور بازی اپنے نام کر لی۔ موہن کمار، کھل کر بات کرو، چھوٹے سرکار نے کہا۔ چھوٹے سرکار، یہ لوگ جانت ہے کہ 1516 سال پہلے ترائی کے جنگل میں سلطانہ کی ماتا نے حکم جی کا جیون بچایا تھا اور اس کے لیے اپنا بلیدان دے دیا تھا۔ ہمارے سورگ وشی مہاراج پرتاپ بہادر نے اس کے بدلے اس پر پریوار کو بہت کچھ دیا تھا، پھر بھی شاید ان کے من میں تھا کہ ان کی طرف سے کوئی کسر نہ رہ جائے۔ ان جیسا دیالو کسی کے احسان کا بوجھ اپنے سر پر کاہے کو اور کیسے رکھ سکتا تھا؟ شاید آپ بھی جانت ہیں کہ اس سمے مہاراج نے سلطانہ کے پتا مختار کو اپنی خاص مہر دی تھی اور کہا تھا کہ کبھی ضرورت پڑے تو یہ مہر دکھا کر جو چاہے لے لینا۔ چھوٹے سرکار نے قدر چونک کر کہا، ہاں، یہ بات ہم نے بھی سنی تھی۔